हेलो एवरीवन। तो कैश फ्लो का पहला 2 वीडियोस आपने डेफिनेटली देख लिया होगा ना। आपकी बोर्ड्स की तैयारी डेफिनेटली अच्छे से चल रही होगी विद अ प्रॉपर फोकस ऑन अदर पेपर्स एज वेल। चाहे आपको इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, कॉमर्स है, मैथ्स है, उस पर भी अपने बैलेंस फोकस देकर के आप तैयारी कर रहे होंगे। कैश फ्लो का आज अपना ये लास्ट वीडियो, इसके अंदर कुछ एक बातें आपको जरूर बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का जो भी प्लस माइनस होता है हम लोग उसको कहाँ पे लेते हैं। हम लोग उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद में एड या लेस करते हैं। करंट एसेट्स में ध्यान में रखना, कभी कभी आपको करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ रहता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दिस आर ऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब करने के बाद में लास्ट में जब लेते हैं एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट, मिला के क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाता है, वो उस वाले पोर्शन पे लेना होता है। अब एक चीज और मजे की बात, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। यस, दैट्स ट्रू, बट ओनली फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव इज अ पार्ट ऑफ देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग में नहीं लेना है, वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये सब एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह से कि dividend received by a mutual fund company is which activity, that is their operating activity. Clear? Now here we go with this video and the final conclusion on cash flow. तो अपना cash flow का अब अपना next illustration यहाँ पे इन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग साथ में करने। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था, हमने पहले इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का इलस्ट्रेशंस किया था। सेकेंड वीडियो हम लोग ऑपरेटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑपरेटिंग। अब हम लोग एक साथ दो एक्टिविटीज का जब रहेगा तो कैसे होगा, इनकम्प्लीट सम्स होगा तो कैसे होगा, राइट, विल डिस्कस दिस। इसमें क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 31st March 23 and 31st March 24, surplus is balanced in the statement of profit and loss। बहुत ही खास इलस्ट्रेशन है ये। इसमें अक्सर 90% स्टूडेंट्स गलती करते, बता दे रहा हूं मैं, बाई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको। कैसे, ये देखो यहाँ ब्रैकेट में दिए, ब्रैकेट में देने का मतलब क्या है यार, ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। ओपनिंग डेट में लॉस है और क्लोजिंग डेट में प्रॉफिट है, पॉजिटिव बैलेंस है। इसका मतलब क्या मालूम है, अक्सर लोग इसमें क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंस स्टेटमेंट पे 6 लाख लेते हैं, जबकि 6 लाख नहीं होगा। दैट डिफरेंस वुड बी 8 lakhs। द डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल वुड बी 8 lakhs। ये डिफरेंस 10 लाख का होगा। कैसे मालूम है कि हम लोग जो डिफरेंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो कैसे होगा, 8 लाख माइनस 2 लाख नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो डिफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल विल नॉट बी 6 लाख, वुड बी 10 लाख। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एग्जाम में आ जाएगा तो मार्क्स जाने का डर रहेगा, लेकिन अब आपका नहीं जाएगा बिकॉज मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया है। इसके बाद सो डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमारे सम्स में कितना है, इस सम में 10 लाख का डिफरेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है एंड प्रोविजन टैक्स है तो नीचे टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन है। तो आपको याद होगा प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनाना होगा टू फाइंड आउट कि टैक्स का प्रोविजन इस साल कितना रुपया का हुआ है, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। उसके बाद ट्रेड पेबल्स है, इंक्रीज डिक्रीज, करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाले वहां जाता है। फिक्स्ड एसेट्स नेट फिगर दिया हुआ है, उसके बारे में नीचे का इंफॉर्मेशन देखना होगा। दैट एक मशीन इस साल आपने बेचा है, उसका कॉस्ट प्राइस था 2,80,000, डेप्रिसिएशन आज तक का चार्ज है 1,20,000, आपने उसको बेचा कितना में है, 1 लाख में बेचा है, और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,80,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया, मतलब सिर्फ मशीन अकाउंट बनाने से ही आपका काम हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने नहीं बोला है। और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। क्लियर? एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोला, कुछ इन्वेस्टमेंट इस साल बेचे थे एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट भी आपको बनाना होगा टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। तो क्या क्या लेजर बनाने हैं अपने को, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना है,
आपको फिक्स चार्ज का लेजर बनाना है, आपको 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स का लेजर भी बनाना है टू फाइंड द मिसिंग फिगर्स, एंड उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बनाना है। आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, सो दैट आपको बार बार बैक नहीं करना पड़े वीडियो को। एंड जेटी स्टूडेंट्स, आपके जेटी मैथ का ही सम सही है, अपना मैथ खोल के भी बैठ सकते हो। पहले ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप उस सोल्यूशन को चेक करना, तब आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। सो अपना सोल्यूशन, अपना इस सम्स का आप चेक कर लो कि आपने क्या किया है। फर्स्ट थिंग आप समझ गया होगा दैट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत था ही नहीं, राइट। कैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स का 60,000 ओपनिंग, 60,000 ही क्लोजिंग और उतना ही टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर था। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी 60 करोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन भी 60 करोगे, एंड टू बैंक पेड का फिगर भी 60, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो 60 ही आना है। तो एग्जाम में आपको अपना टाइम सेव करना है, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। फिक्स एसेट अकाउंट आपने बनाया है, आप चेक कर लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन जैसे डिस्कस किए थे। बाई बैंक 1 लाख, लॉस ऑन सेल 60, वाई लॉस ऑन सेल 60, मशीन का कॉस्ट प्राइस 280 था, उसके बाद डिफरेंट चार्ज हो चुका है 120, तो उस मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा 160, 160 के मशीन को बेचा कितना में, 1 लाख में, तो लॉस कितना हो गया 60। डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज 280 वो लिख दिया आपने, जो बैलेंस फिगर आया टू बैंक, ये टू बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 8,80,000 नेगेटिव, और ये प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या बोला था कि कुछ इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 80,000 आपने बेचा था एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 80 या कॉस्ट प्राइस उसके बाद 25% प्रॉफिट, मतलब 20,000 का प्रॉफिट आपने बेचा 1 लाख में, बाई बैंक 1 लाख, टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000, जो बैलेंस है फिगर बचा 2,80,000, ये 1 लाख और ये 280 भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल एड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000, 10,60,000 एनपीबीटी, राइट। एंड इसके बाद आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने क्या सॉल्व किया चेक कर लो। ऑपरेटिंग वाले में आप क्या क्या लोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1060, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 60,000 रुपया, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स 2,80,000 रुपया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव फिगर होगा 20,000 रुपया माइनस, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना होगा। कैसे, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग में था और साल के एंड में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स था 3,20,000, एंड इन्वेस्टमेंट साल के एंड में सेल हुआ है, तो अपने मानेंगे दैट नया जो परचेज हुआ है वो भी साल के एंड में हुआ है। तो इसका मतलब पूरे साल भर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने का था, 1,20,000 का था, उसके बाद 10% साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया, अपने को एज्यूम करना पड़ेगा दैट उसका इंटरेस्ट मिल चुका है, डबल इफेक्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो माइनस होगा बिकॉज वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो पॉजिटिव फिगर आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपया। क्लियर। ये सब कुछ करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल आ गया होगा, उसमें ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स एंड लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स पेड। एंड इन्वेस्टिंग में आपने सेल ऑफ मशीन से पैसा आया 1 लाख, इन्वेस्टमेंट बेच के आया 1 लाख, फिक्स्ड परचेज की 8,80,000, इन्वेस्टमेंट परचेज की 2,80,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 12,000 रुपया, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 9,48,000 नेगेटिव फिगर। क्लियर। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। जैसे वो था जिसमें ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग था, अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालने बोला है। क्लियर। इस बार अपने कंप्लीट सम्स का चांसेस तो बहुत रेयर है आने का, राइट। शॉर्ट क्वेश्चंस वैरायटी हो गया है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स का, तो इस तरह के वैरायटीज आने का चांसेस ज़्यादा है, एमसीक्यूज तो क्या रहे ही। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर था 4, इस साल है 3, सिक्योरिटीज रिजर्व 1 लाख और 2,60,000 रुपया, डिबेंचर्स 2 लाख था 2,50,000 हो गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स पहले था 5,000, इस साल है 6,000, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स पहले कुछ नहीं, इस साल है 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर, थोड़ा सा फिगर सबको मैच करना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का फिगर ऑब्वियसली ये वाला है आपका 1 लाख और 1,50,000 रुपया,
इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, ध्यान से समझना इस चीज को। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी जब ऐसा दिया रहता है इसका मतलब क्या होता है मालूम है? दैट इस साल बैंक ओडी का इंटरेस्ट है 20, इसका कोई मतलब नहीं है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। या आप ये डिफरेंस कैलकुलेट मत कर लेना, बाकी चीजों में हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट राइट इस साल का जो है ना इसका डबल इफेक्ट होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। गॉट इट? प्रॉफिट लॉस ऑन द बैलेंस, पीएल का बैलेंस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 1,50,000। यहां पे डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ था साल के स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल 2003 को ही रिडेम्पशन हो गया था एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सच प्रीमियम वाज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सच प्रीमियम वॉज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट। पहली बात तो यार प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कितने का हुआ होगा? 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, 1,05,000 पे। इसका मतलब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जब आप करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नेगेटिव फिगर होगा 1,05,000, और 5,000 जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले में ऐड हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐड, बिकॉज वो पीएल से राइट ऑफ साफ लिखा है। नया शेयर्स और डिबेंचर्स 31 मार्च को इश्यू हुआ था, ये क्यों दिया है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। Dividend on preference shares and interim dividend of 15% paid on equity shares on 31st March 24 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग निकालने बोला है। पहले अपने इक्विटी शेयर्स में देखते हैं। इक्विटी शेयर्स पहले था 6 लाख, बाद में हो गया 10 लाख, मतलब 4 लाख का इशू है, एंड प्रीमियम 1,60,000 बढ़ा है। प्रीमियम 1,60,000 जो बढ़ा है वो प्रीमियम कहाँ से आया होगा? इक्विटी शेयर से आया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स तो आपने रिडेम्पशन किया है एंड उनका प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं किए थे। डिबेंचर्स तो आपने डिस्काउंट पे इशू कर रखा है राइट। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करके हमारे पास कितना रुपया आया होगा? 5,60,000। क्लियर? डिबेंचर्स 50,000 का इशू हुआ है, लेकिन अब गौर से देखना डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स पहले था 5,000 बढ़ के 6,000 हो गया, मतलब 1,000 पे डिस्काउंट बढ़ा है। कैसे बढ़ा होगा? क्योंकि आपने जो नया डिबेंचर इशू किया 50,000 का, वो 1,000 पे डिस्काउंट पे इशू किया होगा। मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना लोगे? 49,000। पहली बात। दूसरा, डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं किया गया है कि राइट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है एंड कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स राइट ऑफ नहीं है, मतलब कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में भी ऐड नहीं होगा वो। अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स इशू पे पेमेंट हुआ है 20,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नेगेटिव फिगर होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज किया है 50,000, फाइनेंसिंग में पॉजिटिव होगा, पैसा आया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको समझाए थे 20,000 रुपया का पेमेंट हुआ है, तो 20,000 रुपया करंट ईयर वाला फाइनेंसिंग में लेस, ऑपरेटिंग में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा 20,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। उसके बाद डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, ये सब कुछ डिबेंचर्स इशू कब हुआ था? साल के एंड में। साल के एंड में इशू है, मतलब पूरे साल भर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो 2 लाख के ऊपर होगा। 2 लाख के ऊपर में 14% 28,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 28,000 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप उसको नेगेटिव फिगर शो करोगे, कैश आउटफ्लो हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन साल के स्टार्टिंग में ही हो गया था, लिखा है, मतलब 1 लाख का जो रिडेम्पशन होता साल के स्टार्टिंग में ही हो गया था, 4 लाख था
और 1 लाख साल के स्टार्टिंग में रीपेमेंट हो गया, तो पूरे साल भर तुम्हारे पास डिबेंचर कितने का था? 3 लाख का था। 3 लाख का 18%, बिकॉज रिडेम्पशन साल के स्टार्टिंग में हुआ था, तो 3 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा 18%, 54,000। प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट फाइनेंसिंग में तो नेगेटिव होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। क्लियर? एंड इक्विटी शेयर्स के ऊपर इंटरिम डिविडेंड 15%, नया इक्विटी शेयर्स इश्यू तो साल के एंड में हुआ था, तो ये 15% का कैलकुलेशन 6 लाख के ऊपर में होगा 90,000। 90,000 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर एंड एनपीबीटी में ऐड हो जाएगा। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। कैश फ्लो आएगा तो कैसे करना है, बस अब वो क्या करना मालूम है, एटमोस्ट फेयरली विथ फुल फॉर्मेट, ऊपर में पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीज का सिंबल, हेडिंग दे करके प्रॉपरली, एंड नो शॉर्टकट्स, नो शॉर्ट फॉर्म्स टू बी यूज्ड, राइट? फुल मार्क्स आ जाएगा आपका। इसके बाद यार अगर कंप्लीट सम्स आता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, तो अपने को क्या होता है ना, अपने को कंप्लीट बैलेंस शीट पूरी दी हुई रहती है, और कंप्लीट बैलेंस शीट के बाद में अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। जब ऐसा सम्स रहेगा ना, तो अपने को करना क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पूरा ड्रॉ करना है आपको। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स जो भी उनका जो डिफरेंस लेना है, उन सबका तो सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट इमीडिएटली देते रहना है। और डबल इफेक्ट कैसा होता है, ये तीनों वीडियोस में आपको हर स्टेप में समझाया हूं। जैसे कि अगर मशीन का डेप्रिसिएशन है, ऑपरेटिंग में आप ऐड करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, मशीन अकाउंट में क्रेडिट में लोगे। जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आप ऐड करोगे, फाइनेंसिंग में लेस करोगे। अब एक साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट सॉल्व करने का प्लीज ध्यान से समझ लो, आपको तीनों का फॉर्मेट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इंक्लूडिंग ऑल द 3 एक्टिविटीज पहले से ड्रॉ करके रखना है। बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है। जैसे से फॉर एग्जांपल कैसे स्टार्ट करोगे आप, तो सबसे पहला आइटम था हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नीचे नोट्स अकाउंट से कुछ भी नहीं है, राइट? तो क्या करना है, देखो पहले लिखा था 5 लाख, 4 लाख था, बाद में 5 लाख, मतलब 1 लाख का इंक्रीज हुआ है। और नीचे हमको देखना उसका प्रीमियम को इन्फॉर्मेशन है क्या, बोला था कि 15% प्रीमियम पे इशू हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ, सॉरी इक्विटी शेयर्स में यहाँ डिफरेंस है, 15% प्रीमियम 1,15,000 में इशू हुआ है। हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में सबसे पहले इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम लाइन से बैलेंस शीट का हर एक आइटम को टच करते हुए जाएंगे। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व सरप्लस का नोट्स अकाउंट हम देख रहे हैं, जनरल रिजर्व पहले था 80, अभी हो गया 1,20,000 में बढ़ा है। एंड जनरल रिजर्व के बारे में नीचे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है तो एनपीबीटी में आ जाएगा ना। डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट पीएल से स्टार्ट करते हैं, वहां पे ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। तो रिजर्व सरप्लस को खत्म करना है। अब देखो, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर्स इश्यू करके तो 15,000 का आया था। अब देखो पिछला साल प्रीमियम कुछ था ही नहीं, इस साल खाली 15 होना चाहिए था। 10 का प्रीमियम कहाँ गया, कहीं तो राइट ऑफ करने के काम में आया होगा। अब देखोगे आप, एडिशनल डिबेंचर्स वे इशूड ऑन 1 October 23 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप देखो ध्यान से, डिबेंचर्स पहले था 1 लाख, बाद में है 2 लाख, मतलब 1 लाख का नया डिबेंचर इशू हुआ है, और 1 लाख का डिबेंचर इशू है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पे इशू है, तो 10,000 रुपये डिस्काउंट कहां से राइट ऑफ हुआ है, साफ लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है, इसीलिए प्रीमियम 5,000 है। तो कुछ करना नहीं है, फाइनेंसिंग में प्रीमियम मतलब इश्यू इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम 1,15 ही आएगा, लेकिन डिबेंचर्स इश्यू करके जो पैसा आया कितना, 90,000 फाइनेंसिंग में आएगा। एंड वो डिस्काउंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐड नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है। तो मैंने क्या समझा रहा हूं, लाइन से जाना है। इसके स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डिफरेंस 45,000 है, एनपीबीटी में आएगा डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल 45,000। उसके बाद वापस आप बैलेंस शीट के अंदर में आ जाओगे। बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे नेक्स्ट आइटम क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक लोन, बैंक लोन पहले था 2 लाख, बाद में हो गया 1 लाख, मतलब क्या रीपेमेंट हुआ है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। फिर 12% था, मतलब क्या है, एक साइलेंट एडजस्टमेंट हो गया, तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, आपको देखना होगा
उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा है क्या कि बैंक लोन का रीपेमेंट कब हुआ था? कुछ नहीं। तब आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि बैंक लोन का रीपेमेंट कब हुआ था? साल के स्टार्टिंग में। अगर आप एज्यूम करते हो कि साल के स्टार्टिंग में हुआ था, तो बैंक लोन 12% का इंटरेस्ट आप 1 लाख पे निकालोगे 12,000, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही रीपेमेंट हो गया, तो पूरे साल भर लोन 1 लाख का बचा। एंड अगर आप एज्यूम करते हो कि साल के एंड में रीपेमेंट हुआ है, तो पूरे साल भर लोन कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख का 12% 24,000। डबल इफेक्ट देना होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आप ऐड करोगे, फाइनेंसिंग में लेस करोगे। इस तरीके से करना होता है। क्लियर? उसके बाद हमारा ट्रेड पेबल्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज वाले पोर्शन में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या दिया अपने को? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। तो जैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स है तो नीचे देखना पड़ेगा टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल है टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना के टैक्स पेड ऑपरेटिंग के नीचे लेस कर देंगे, एंड जो टैक्स पेड का फिगर निकलेगा वो एनपीबीटी में ऐड कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट इफेक्ट देते जाएंगे, डबल इफेक्ट देते जाएंगे अपने। उसके बाद फिक्स एसेट्स 7 लाख इस साल है, पिछले साल था 5 लाख। उसके बारे में परचेज सेल के इन्फॉर्मेशन है, मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन सेल हुआ था तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, डबल इफेक्ट दे देंगे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल का। क्लियर? उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स पहले था 50, बाद में है 70, 20 का परचेज हुआ है, 20 का परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। 10% इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इंटरेस्ट आप अगेन एज्यूम कर सकते हो कि परचेज साल के एंड में हुआ था। अगर एज्यूम करते हो तो नीचे नोट देना जरूरी है, नोट देना कंपल्सरी, ध्यान में रखना। यू विल हैव टू गिव द नोट, उसके बिना मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज आंसर डिफर करेगा। क्लियर? नीचे नोट देना कंपल्सरी एज पर द गाइडलाइंस इवन कि एज्यूम दैट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आर परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर ये लिखते हो तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप किसके पर करोगे? 50,000 के ऊपर करोगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स कितने का था? 50,000 का था। गॉट इट? तो 5,000 का इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टिंग में ऐड, ऑपरेटिंग में लेस। क्लियर? वैसे यहाँ पे लिखा था कि नया इन्वेस्टमेंट्स कब हुआ था? 1 अप्रैल को हुआ था, लिखा है। जब यहाँ लिख दिया है तब तो नोट का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो अब तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 7,000 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट साल के स्टार्टिंग में होता लिखा हुआ है, और बैंक लोन का रीपेमेंट साल के स्टार्टिंग में होता लिखा हुआ है, तब अकॉर्डिंगली वैसे हो जाएगा। इस तरह से हर आइटम का करते जाना है। ऑपरेटिंग का नेट फिगर निकालना है, इन्वेस्टिंग का नेट फिगर निकालना है, फाइनेंसिंग का नेट फिगर निकालना है। निकालने के बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग वाला अपने आप मैच हो जाएगा। दोस्तों ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना 1 शॉट वीडियो में एंटायर रिवीजन। आपको और क्या चाहिए? कंप्लीट सबका सॉल्यूशंस चाहिए? कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम अगर है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड आपको उसका सॉल्यूशंस का वीडियोस आपके सामने हाजिर होगा, ये मेरा वादा है। आपके प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। ट्रस्ट माई वर्ड्स, यू जस्ट focus on your goal, and your goal should be 80 out of 80, that's 100 out of 100 in your board examinations, and I'm there to support you. Keep loving, keep supporting. Wish you all the best.